Good afternoon, everyone. Today is 17th of April, and after 1 week long holidays of Bihu, we are back with our newspaper analysis. ये एक हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे, जिसको हम आगे चलते हुए कवर करते रहेंगे। आने वाले कुछ दिनों में एक-एक, दो-दो आर्टिकल्स कवर करेंगे। बट आज के डिस्कशन में ये 5 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इंडियाज़ वाटर क्राइसिस एंड वी विल गो बियॉन्ड रिसोर्स स्कार्सिटी। मतलब गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, रिसोर्स स्कार्सिटी से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम गवर्नेंस में है, इसको हम समझेंगे। दूसरा है 131st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, जिसमें डिलिमिटेशन होगा, लोकसभा के साइज बढ़ेगी, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, वी विल डिस्कस दोज। थर्ड जो है वो ब्रिक्स ग्रुपिंग का पहला हेल्थ वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ, उसको हम समझेंगे। फोर्थ इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एक नया फंड रेज किया गया, अर्बन चैलेंज फंड, इसको हम समझेंगे। एंड लास्ट में वी विल क्विकली रन थ्रू द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको समझेंगे। बट बिफोर वी गो देयर, लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू फ्यू इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। फर्स्ट इज जीएस फाउंडेशन बैच। ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेस्ट सूटेबल है, क्योंकि इसमें आप अपने चॉइस के हिसाब से आउट ऑफ दीज 4 यू कैन चूज एनी टाइम स्लॉट। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, एंड यू कैन ज्वाइन दिस बैच बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन। इसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर स्टेज पे पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग किया जाएगा। द सेकेंड अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग द प्रीफिट इनिशिएटिव। प्रीफिट इनिशिएटिव जो है, ये एक एमसीक्यू का एक इकोसिस्टम बनाया है। एवरी एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट यू आर प्लानिंग टू टारगेट, आप एमसीक्यू के इस प्रीफिट इनिशिएटिव से उसको इजीली मैनेज कर सकोगे। ये सिर्फ 7999 में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी तरीके से सीएसएपी से एसोसिएटेड रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट। फॉर दैट यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन। ये एसमीज एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें 12,000 एमसीक्यूज टेस्ट के फॉर्मेट में ऐप पर है, और 3,000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो यूट्यूब पर फ्री लाइव वीडियोस में डिस्कस होता है। इसमें इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ऐसे तीनों फेजेस में एमसीक्यू डिजाइंड है, सो यू कैन चूज एज पर योर डिफिकल्टी लेवल। एंड इफ यू गो थ्रू ऑल 15,000 एमसीक्यूज, आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग एग्जामिनेशन विल बिकम 99%. So without wasting time, you can get access to the free ones, and then you can take a call for the paid course. ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स, और जो प्रीफिट पे एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं, और फॉर दैट मैटर एनी इन्फोग्राफिक्स, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम सीएसएपी ऑफिशियल ऐप बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड्स. So let's get started. First article is regarding India's water crisis and going beyond resource scarcity. पहले तो समझते क्या है। एक तो इंडिया का जो वाटर क्राइसिस है, इट्स नॉट merely about scarcity but about mismanagement and the governance failure. वो कैसे है, क्या है, हम वो फैक्ट्स के थ्रू आगे समझेंगे। करंटली द क्राइसिस इज डोमिनेटेड बाय लीनियर एंड सप्लाई साइड अप्रोच, मतलब डैम्स है, पाइपलाइंस है, एक्सेट्रा। एफिशिएंसी ड्रिवन अप्रोच नहीं है। इट इग्नोर्स सर्कुलर लाइफ साइकिल ऑफ वाटर, जिसमें यूज, रीयूज, रिचार्ज, ये सब करते हैं। इन at prime level, what we see is we have broken governance but not the broken hydrology. Hydrology के perspective से हम ठीक ठाक है, but governance में फेल हो रहे हैं। कुछ डेटा एंड फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया में, मतलब ग्लोबल का, पूरी दुनिया का 17 से 18% पॉपुलेशन रहता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 4% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर अवेलेबल है। मतलब इस नंबर में ही आपको पता चल जाएगा कि कितना कम पानी इतने ज्यादा पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए चाहिए। एंड देन देयर आर एफिशिएंसी इश्यूज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें भी जो वाटर डिपेंडेंसी है, उस लगभग 60% पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है, जो जमीन से निकाला जाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और हमारे पास, मतलब जो वाटर लॉस है, नॉन रेवेन्यू वाटर जिसे कहा जाता है, वो 50% से ज्यादा वाटर तो लॉस हो जाता है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट यूज, समटाइम्स पानी की चोरी होती है, कई बार ये पाइपलाइन से लीकेज हो जाता है। और जो पॉलिसी है वो भी थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाती है। मतलब जो
फंड्स अलोकेट होते हैं, उसमें से 62% फंड जो है वो सिर्फ सप्लाई को ठीक करने के लिए जाता है, और वो सिर्फ 3% है जो वाटर बॉडी के रिस्टोरेशन में जाता है। तालाब हो, कुआं हो, स्ट्रीम्स हो, कनाल हो, इनको रिस्टोर भी तो करना पड़ता है, उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ 3% ऑफ द बजट जाता है, बाकी 62% सिर्फ सप्लाई की तरफ ही जाता है। तो why it is not just about lack of water, why it is not just about scarcity? First, फेलियर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे है। मतलब जो पाइपलाइन की डिजाइन इतनी ज्यादा पुअर है कि जिसमें पीने का पानी लीकेज भी होता है और वो मिक्स भी हो जाता है सीवेज के साथ में। दूसरा, जो डेटा है या जो मैपिंग हो रहा है वो बहुत कम है। मतलब अभी आज के टाइम पे वी डू नॉट हैव अपडेटेड पाइपलाइन मैप्स, एंड वी ओनली फोकस ऑन रिएक्टिव गवर्नेंस। मतलब कहीं पाइपलाइन फट गया तो उसको उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, दैट्स ऑल। उसके बियॉन्ड हम जाते ही नहीं है। फिर वी हैव इंस्टीट्यूशनल फ्रैगमेंटेशन, मतलब बहुत सारे एजेंसीज वाटर के ऊपर काम करती है। देर आर सो मेनी मल्टीपल एजेंसीज एंड दैट लीड्स टू पुअर कोऑर्डिनेशन। फोर्थ, वी टेंड टू निग्लेक्ट द इकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ इट। मतलब लेक्स हो, पॉन्ड हो, वेटलैंड्स है, रिवर बेड है, इसके बाजू में इंक्रोचमेंट शुरू हो जाता है। दूसरा, जो डेटा अवेलेबल है वो साइलोज में है। जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स है दे होल्ड क्रिटिकल डेटा, बट वी डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग पब्लिक मॉनिटरिंग। अब देखते हैं डिमांड साइड से क्या क्राइसिस है। फर्स्ट, जो अर्बनाइजेशन है दैट लीड्स टू कॉन्क्रीटाइजेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ सीमेंट, और उसकी वजह से फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता ही नहीं है। जमीन ही खुली नहीं है तो ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा? दूसरा जो है वो है लीनियर लीनियर कंजम्पशन मॉडल। मतलब यूज करो और पानी डंप कर दो, यूज करो और फेंक दो। उसमें रीयूज, रिसाइकल, रिचार्ज, ये वाला सिस्टम है ही नहीं। मतलब सर्कुलर सर्कुलर वाटर इकोनॉमी है ही नहीं। इट इज ओनली लीनियर कंजम्पशन मॉडल। थर्ड, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। जो अर्बन सिटीज है दे रिलाई ऑन डिस्टेंट रिवर्स, दूर से कोई नदी बहती है उसका पानी अड़ाकर उसको यूज किया जाता है। देन वी ऑल्सो हैव इशू ऑफ एग्रीकल्चरल इनएफिशिएंसी, है ना, क्योंकि जो इरिगेशन सिस्टम है दैट हैज ऑल्सो गॉटन पोल्यूटेड। फिर वी एक्सपीरियंस इन सोसाइटी व्हाट इज वी रेफर्ड एज कम्युनिटी डिस्कनेक्ट। मतलब सिटीजन्स जो है वो एज अ कंज्यूमर्स, वाटर कंज्यूमर की तरह बिहेव करते हैं। दे डू नॉट बिहेव एज इफ दे आर स्टेक होल्डर इन द वाटर मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए। पहला है अमृत, दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है 2.0। इसमें अर्बन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर एम्फेसिस किया गया है। फिर जल जीवन मिशन है अर्बन, जिसमें टैप वाटर का एक्सेस घर घर पहुंचाया गया है। फिर अटल भूजल योजना है जिसमें ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट की जा रही है, एक्सेट्रा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेट्स दिए गए नए सोसाइटीज में। या आयुष्मान भारत में हेल्थ सेक्टर को इंटीग्रेट किया गया है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग। अब इसको और करने से पहले वील हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर की चैलेंजेस। फर्स्ट, गवर्नेंस डेफिसिट विच वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फार। अर्बन प्लानिंग फेलियर, क्योंकि हम जमीन के ऊपर ही प्लान करते हैं, जमीन के नीचे सीवेज वाटर हो या वाटर सप्लाई हो उसके बारे में प्लान ही नहीं होता है। देन वी फेस ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। अभी 60% ऑफ द पॉपुलेशन अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वाटर यूज एफिशिएंसी कम होगा, लीनियर मॉडल यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और उससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा क्योंकि जो लोअर स्ट्रेटा में जो सॉल्ट्स है वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। जो फ्रेश वाटर सोर्सेस है उसमें पोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल रिवर में सीधा ड्रेनेज का पानी चला जाता है, फैक्ट्रीज का आउटलेट सीधा रिवर में ओपन होता है। फिफ्थ, सिटीजन पार्टिसिपेशन वीक है। लाइक वी मेंशन कि दे आर मोर लाइक अ कंज्यूमर एंड लेस लाइक अ stakeholders. So what are we supposed to do? We need to have water sensitive urban design, which will integrate ecology and infrastructure. We also need to have circular water economy. Sir, we also need to have aquifer restoration, and we need to go through digital monitoring. So what is the way forward? Like we mentioned first, we also need to include community. We'll have to decentralize this governance model. Now, let's solve the MCQ.
India's water crisis is primarily due to which of the following? Absolute scarcity of water? No. Climate change only? No. Governance and management failure? Yes. Answer is C. Non-revenue water refers to water used in agriculture? No. Water lost through leakage and inefficiency? Yes. The answer is B. Let's jump on to the next article, that is implications of increasing the size of the Lok Sabha. For 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टेबल हुआ है जिसके ऊपर आज डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में. इट हैज प्रपोज टू इंक्रीज द लोकसभा सीट्स फ्रॉम 543 टू 850. अब ये कैसे किया जाएगा, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसके थ्रू एंड फॉलोड बाय डिलिमिटेशन बिल. इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शनलिटी. मोस्ट लाइकली 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. इट इज ऑल्सो लिंक्ड विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विमेन्स रिजर्वेशन. विमेन रिजर्वेशन में 33% विमेन को एमपीज में रिजर्वेशन देना है ना, उसके लिए ये यूटिलाइज करेंगे, उससे ये लिंक्ड है. पहले तो ये समझते हैं कि करंट फ्रेमवर्क क्या है. एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में आर्टिकल 81 कहता है कि देयर हैव टू बी 550 मेंबर्स. ये जो सीट है ये फ्रीज कर दिया 1971 के सेंसस के हिसाब से, बिकॉज पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीट्स अलोकेट हुए थे. और जो सदर्न इंडियन स्टेट्स है दे हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन कंट्रोल. तो अगर सेंसस को आगे बढ़ाते तो सदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो था वो कम हो जाता. तो उनको सेफगार्ड देने के लिए इट वाज डिसाइडेड दैट दे विल फ्रीज इट टू 1971 सेंसस. ये 2026 तक फ्रीज किया गया था, मतलब 50 साल के लिए. तो अभी जो नया आएगा वो शायद 2011 के सेंसस के ऊपर डिपेंडेंट होगा. अभी जो प्रपोज चेंजेस है वो क्या है, एक ये जो 550 सीट्स है उसको बढ़ाकर 850 करना है. दूसरा जो पॉपुलेशन बेस्ड अलोकेशन होगा दैट विल हैव सीट्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन. और उसमें सेंसस फ्लेक्सिबिलिटी होगा, मतलब पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि भाई किस सेंसस को यूज करना है. शुड वी गो फॉर 2011 2001 और शुड वी गो फॉर 2026 वाला जो आने वाला है. इसमें विमेन रिजर्वेशन जो था ना 33% सीट्स रिजर्व अलोकेट करने थे डिलिमिटेशन के बाद में, वो भी कर पाएंगे. जो डिलिमिटेशन का जो साइकिल है उसको फ्लेक्सिबल कर दिया जाएगा. पहले ये था कि 10 साल बाद जो सेंसस होता है उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होता था और वो करता था, बट नाउ इट विल हैव फ्लेक्सिबल डिलिमिटेशन साइकिल. अब इसके कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे, जैसे दिखाई दे रहा है इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं. एज एंड व्हेन इट कम्स वी विल डिस्कस इट थ्रू सीएनए. बट अभी के जो की इम्प्लीकेशंस है, फर्स्ट इज देयर विल बी अ फेडरल इम्बैलेंस, क्योंकि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यू रहा, दे विल गेन सीट्स. और जो सदर्न स्टेट्स है एंड इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात, दे माइट एंड अप लूजिंग सीट्स, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगा प्रपोर्शन में. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड. देन राज्यसभा, और पहले से ही राज्यसभा वीक है, वो और वीक हो जाएगी क्योंकि राज्यसभा की सीट्स 245 फिक्स्ड है, उसको इंक्रीज करने की बात नहीं हो रही है. ऑलरेडी वो माइनॉरिटी में थी, अब अगर 850 लोकसभा के सीट्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका तो रेलेवेंस और भी कम हो जाएगा. तो जितने भी प्रेसिडेंशियल मतलब इलेक्शन हो या लोकसभा जॉइंट मीटिंग्स हो, उसमें ऑलरेडी लोकसभा डोमिनेट करता था, अब और ज्यादा डोमिनेट करेगा. दूसरा एक रूल है जिसके हिसाब से 15%
ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो मिनिस्टर बन सकता है। तो अगर नंबर बढ़ जाता है तो वो 81 अप्रोक्सीमेटली से अब जाके लगभग 120 से ज्यादा तो मिनिस्टर ही हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज एमपी इफेक्टिवनेस का, जो एमपी इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। वाई? अभी जो जब 450 443 जब एमपीज होता है तब वो 70 दिन से कम साल भर में पार्लियामेंट में अटेंड करता है। अब अगर इतना ज्यादा एमपीज बढ़ जाएंगे तो वैसे भी हर एमपी को बात करने के लिए टाइम कम मिलेगा। तो जो डिस्कशन है, जो डिबेट है, उसका पर्पज ही डिफिट हो जाएगा। फिर वो सिर्फ वोटिंग के लिए रह जाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट स्टेट लेवल पर भी होगा क्योंकि स्टेट असेंबलीज जो है दे मे हैव टू आल्सो एक्सपांड, गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, राइट? नाउ व्हाट आर द कोर कंसर्न्स? फर्स्ट, आर वी गोइंग टू फोकस ऑन इक्विटी और वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रिप्रेजेंटेशन? ये डायलेमा बहुत बड़ा होगा। इसमें जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया उनको आप पनिश करोगे क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। इसमें देर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेट करेंगे एंड पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशन जो होता है, मतलब डिबेट डिस्कशन जो होता है, उसकी क्वालिटी डिक्लाइन करने की पॉसिबिलिटी है। सो व्हाट कैन वी डू? What we can do is, first we can have wide consultation with all the possible stakeholders, states, those who have performed well, those who could not perform well in population control, सबके साथ बात करना जरूरी है। We need to have committee review, मतलब joint parliamentary committee के साथ रेफर करके और डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। We can de-link this women reservation from this delimitation and 131st amendment, क्योंकि अगर ये डिले होगा तो विमेन रिजर्वेशन भी डिले होगा। एग्जिस्टिंग इसमें भी तो कर सकते हो। और जो सिटिंग डेज होते हैं, वी माइट इंक्रीज इट टू 120 to 150 डेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 17 डेज, 70 डेज अप्रोक्सीमेटली। सो लेट्स सॉल्व दिस एमसीक्यू। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ of Lok Sabha is mentioned under which article? It is Article 81. The freeze of Lok Sabha seats is based on which census? It is based on 1971 census. Let's move to the third article. ब्रिक्स का फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कंडक्ट हुआ 2026 में। ये जब ऐसा कोई मीटिंग फर्स्ट होता है ना तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज इट? एक ये है, एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है हेल्थ वर्किंग ग्रुप ब्रिक्स के अंडर। ये हेल्थ ऑफिशियल्स को साथ में लेकर आता है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर आता है। इनका एक मीटिंग कॉन्क्लेव इस तरीके से कंडक्ट होता है एंड उसके रिपोर्ट जो है उसको हाईली अप्रिशिएट करके उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेकर जाएंगे। दिस इज व्हाट द background of it. This is what is expected to happen. Purpose is BRICS countries should coordinate on public health challenges and they should share policy and regulatory practices. देखो कंटेक्स्ट ये है कि इसको होस्ट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये न्यू दिल्ली में हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट पीपल सेंट्रिक ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच। Like I mentioned in the introduction, the purpose of it, the aim of it is to strengthen global health security cooperation, at least amongst the BRICS countries. पैंडेमिक जैसे सिचुएशन के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहे, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको प्रमोट करें एंड जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसको शेयरिंग किया जाए। मतलब एटलीस्ट दोज कंट्रीज हु आर वर्किंग टुगेदर इन ब्रिक्स टुवर्ड्स हेल्थ, दे शुड कोऑर्डिनेट एंड शेयर विथ ईच अदर। फ्यू अदर की फीचर्स, एक न्यू प्रायोरिटी एरियाज जिसमें इंडिया स्पेसिफिकली पुश कर रहा है। फर्स्ट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मिशन, मतलब जो डाइट है, टोबैको अल्कोहल कंजम्पशन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज है, इनको टारगेट किया जाए। फिर वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। थर्ड, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है वहां पे कोऑर्डिनेशन फिर से और कंट्रोल किया जाए और कंटिन्यू किया जाए। जैसे कि ब्रिक्स का एक टीबी रिसर्च नेटवर्क है या
जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, डिजिटल हेल्थ स्पेशली रिमोट केयर एंड कंटिन्यूम सिस्टम जो होता है उसमें कोऑर्डिनेट किया जाए, और मेडिसिन हो, वैक्सीन हो, इसको एक्सेस और ज्यादा बढ़ाया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रिपेयर्ड हो, या पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का जो नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश किया जाए, और हेल्थ के कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? फर्स्ट, इट विल एनहांस इंडियाज रोल एज ए ग्लोबल हेल्थ लीडर। हम लोगों ने जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, जो मेडिसिन डिप्लोमेसी है, जो हम जेनेरिक मेडिसिन में जो बेंचमार्क सेट कर दिया है एज अ ग्लोबल हेल्थ लीडर, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए दिस हेल्थ वर्किंग ग्रुप जो है उसकी मीटिंग से निकला हुआ आउटकम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट विल हेल्प अस टू स्ट्रेंथन दिस पोजीशन। इट विल हेल्प प्रमोट डिजिटल हेल्थ मॉडल्स like telemedicines or traditional medicines like Ayush. Let's solve first MCQ. BRICS Health Working Group primarily focuses on which of the following? Trade agreements? No. Defense cooperation? No. Public health collaboration. Pandemic preparedness. Second, which of the following was a new priority introduced by India in BRICS Health Working Group 2026? Answer is B. Healthy lifestyle promotion. अगले जो दो आर्टिकल है वो प्रिज्म स्पेसिफिक है और उसको हम क्विकली कवर करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू बी अवेयर अबाउट दोज हैपनिंग्स। उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि प्रिज्म स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गए इसमें। अर्बन चैलेंज फंड ये क्या है? ये एक मार्केट लिंक्ड रिफॉर्म ड्रिवन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है। जो पहला वाला जो फंडिंग मैकेनिज्म था जिसमें ग्रांट दिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उससे आगे जाकर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट मैकेनिज्म एंड इट विल फोकस ऑन कैटालिटिक फाइनेंसिंग मॉडल। मीनिंग जितना आप परफॉर्म करोगे, जितना रिफॉर्म करोगे, उतना आपके लिए बेटर फंड्स अवेलेबल होंगे। दिस विल ऑल्सो इनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एंड इट विल ऑल्सो इनकरेज द मार्केट बेस्ड बोरोइंग। ऑब्वियसली इसके नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 2025-26 से 2030-31 का इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम है। इसका पर्पस था टू मेक सिटीज इन्वेस्टमेंट रेडी ग्रोथ हब्स। जितना आप बेटर रिफॉर्म करोगे, जितना बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में परफॉर्म करोगे, उतना बेटर आपको फंड अवेलेबल होगा। प्राइवेट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोबिलाइज करना, जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसके उसके लिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, एंड जो विकसित भारत का सपना है 2047 तक, 2047 तक, व्हाट वी हैव एज विकसित भारत ड्रीम, टू सपोर्ट इट। नाउ इसके की फीचर्स देखते हैं। यह है कैटालिटिक फाइनेंसिंग मॉडल। जो सेंट्रल असिस्टेंस है वो 1 लाख करोड़ का है और जो एक्सपेक्टेड लेवरेज है मतलब 4x होगा, मतलब 4 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड लेवरेज है जो मार्केट से रिफॉर्म बेस्ड कैपिटल रेज करने का तरीका होगा। जो फंडिंग स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रल का शेयर होगा 25% मैक्सिमम, और मार्केट फंडिंग जो होगा वो मिनिमम 50% होगा, जिसमें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, बैंक लोन्स हो सकते हैं, पीपीपी मॉडल हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का। अब जो 1 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है उसमें से 90,000 करोड़ जो है दैट इज फॉर प्रोजेक्ट्स, 5,000 करोड़ जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और 5,000 करोड़ विल एक्ट एज अ क्रेडिट गारंटी। इसमें टायर 2 टायर 3 सिटीज को सपोर्ट करना है। जो हिली स्टेट्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसमें ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। दिस प्रोवाइड्स दी क्रेडिट गारंटी। जो भी लेंड करेगा, जो भी पैसा देगा, उसके लिए क्रेडिट का गारंटी ये फंड में से जाएगा, मतलब गवर्नमेंट देगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि भाई आप मार्केट डिसिप्लिन की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हो, जो अर्बन फाइनेंस गैप है उसको आप ब्रिज कर रहे हो, एंड स्पेशली फॉर जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज है ना, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, स्मॉलर सिटीज जो है टीयर 2 टीयर 3, उनके लिए ये
अर्बन फाइनेंसिंग गैप आप ब्रिज कर पाओगे. इट विल बूस्ट अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट MCQ, the Urban Challenge Fund primarily aims to provide free grants to cities, no. Promote private and market-based financing, yes. Performance linked होगा वो. Under UCF, Urban Challenge Fund, the maximum central assistance for project is going to be 25%. 50% will come from the private partnership. Last article, ये एक important corporation है. इसको हम as an institution पढ़ेंगे. National Backward Classes Finance and Development Corporation. It is a government of India's undertaking and it functions as not-for-profit company. Section 8 के अंदर it functions as a not-for-profit company. It works under Ministry of Social Justice and Empowerment. It was established in 1992 under the Companies Act. Obviously इसका पर्पस क्या है? जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को प्रमोट करना. It supports self-employment, it supports skill development, it targets poorer and marginalized sections. इसको बस इतना समझना है, इससे ज़्यादा आप इसके बारे में सोचना नहीं क्योंकि आपके लिए इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे. फर्स्ट MCQ देख लेते हैं. It operates under which ministry? It operates under Ministry of Finance? No. Ministry of Rural Development? No. Ministry of MSME? No. It is under Ministry of Social Justice and Empowerment. The NBCFDC, National Backward Commission Classes Financial Development Corporation, was established in 1992. Answer is B. ये APC के स्मार्ट बुक्स है. नाउ दे आर अवेलेबल इन एसएमएस ट्रांसक्रिप्ट्स एज वेल. ये प्रीफिट और APC का प्रीलिम क्रैश कोर्स अब सिर्फ 6999 में अवेलेबल है. ये क्रैश कोर्स जो है 27 अप्रैल से शुरू होगा. शाम को 7 से 9 बजे के बीच में होगा ये लेक्चर्स. एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स के PYQ प्रोग्राम एनालिसिस के प्रोग्राम लिया जाएगा एंड इसमें 1000 रुपीज ही इसका प्राइस होगा और इसके PYQ जो है वो राजदीप लेकर सर आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑन वीडियो लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे.